आज के स्पेशल एक्सपर्ट सेशन के लिए, जहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गोयल हैं। इज अ सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट और वो हमें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे गाइड करने वाले हैं। जो लंग हेल्थ है, जो मॉडर्न हमारी लाइफस्टाइल है, वो कैसे हमारे लंग हेल्थ को अफेक्ट कर रही है और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने लंग हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और उसको ये जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल यू नो चीजें हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं और अपने लंग हेल्थ को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर सौरभ, आप आए और आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और हमारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मे बी हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं सो दैट हमारे पास मैक्सिमम लोग हों। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर मे बी अगर आप अपने बारे में कुछ बता सकें और कुछ टॉपिक के बारे में। So, hi everyone, I am Dr. Saurabh Goyal. I am Senior Consultant Pulmonologist and Critical Care Specialist in Primus Hospital, New Delhi. So, मैं जो है दिल्ली और गुड़गांव दोनों में सर्व करता हूँ। मैं गुड़गांव और दिल्ली दोनों के पेशेंट देखता हूँ। मैं लंग स्पेशलिस्ट भी हूँ, साथ में मैं क्रिटिकल केयर जो आईसीयू होता है उसका स्पेशलिस्ट भी हूँ। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे हम जनरल अवेयरनेस के लिए बात करते हैं। जनरल चूंकि मैं लंग स्पेशलिस्ट हूँ तो हम आज लंग से रिलेटेड बात करेंगे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में लंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, और उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे लंग्स पे प्रभाव ना पड़े। क्योंकि मॉडर्न लाइफ तो चलती रहेगी, बट ये है कि उसमें हेल्दी रहना एक काफ़ी कठिन काम हो गया है। ठीक है, जो डे रूटीन की चीज़ें हैं हम उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम अपने आप पे ध्यान देना बंद कर चुके हैं। तो आज वही हम बात करेंगे कि व्हाट इज द लंग हेल्थ इन मॉडर्न लाइफस्टाइल, हाउ कैन वी प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, एनी डिजीज और एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लंग्स। जी सर, आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं वैसे भी ग्रुप में एक रिमाइंडर मैसेज डाल चुकी हूँ, तो आई थिंक लोग ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो आई थिंक आप बस वो सेलेक्ट करिए शेयर करते वक्त, जो आपका पीपीटी है ना, आपने शायद स्क्रीन शेयर किया है। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ओके। फाइल शेयरिंग, हाँ, सिर्फ आप पीपीटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कैन यू हेयर मी नाउ? यस यस सर, यस इट्स विजिबल। आप बस कैन फुल वी स्टार्ट? स्क्रीन कर दीजिए। हाँ जी। सर स्लाइड शो, इज इट पॉसिबल? या यू कैन सी इट। हो तो रहा है बट फुल स्क्रीन नहीं है, आई थिंक। फुल स्क्रीन नहीं है, मेरा तो फुल स्क्रीन में आ रहा है। अगेन आई विल डू दैट। अभी आ रहा है प्ले फुल करिए। स्क्रीन? आ रहा फुल स्क्रीन? फुल मेरे एंड पे तो नहीं आ रहा है, आई थिंक या तो मेरे में कुछ डिले है। क्योंकि मैंने यस आ रहा स्लाइड। है, आ रहा है आ सर, रहा है आई ना? थिंक। हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स चल, देख सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो टुडेस टॉपिक इज लंग हेल्थ इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है? ऑफ कोर्स, आजकल की जो दुनिया है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें एडवांसमेंट हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल एंड वर्क पैटर्न। तो हम उसको मॉडर्न इसलिए कहते हैं नेचुरली क्योंकि वो पास्ट में अवेलेबल नहीं थी प्रीवियस जनरेशन के लिए। क्या करेक्टरिस्टिक है मॉडर्न लाइफस्टाइल के? आजकल हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर, इंटरनेट। इसके कारण क्या हुआ है कि हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है वो सिडेंट्री हो गई है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठे रहते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले के जो लोग होते थे उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो वो ज़्यादा चलते थे, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे। आजकल हर किसी के पास कार है, स्कूटर है, बाइक है, जो भी है, तो फिजिकल एक्टिविटी चलना बहुत कम हो चुका है। ज़्यादातर काम मशीनों के थ्रू होता है, तो सिडेंट्री लाइफ हो चुकी है।
उसके अलावा हम सब काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपने शेड्यूल्स को लेके। जो भी हमारे काम है, स्ट्रेस टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो। सो इन सब के कारण क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम घर के लिए एसी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ एक सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, और वो पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं। सो इन सब सर के कारण फुल क्या, स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी भी, आई थिंक कुछ लोगों ने मैसेज किया है। फुल अगर स्क्रीन नहीं आ रहा है? हाँ, सो आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि मैं तो इधर ये स्लाइड शो पूरा कर रहा हूँ। व्यू सर, सर व्यू करके देखिए एक बार, जो लेफ्ट में है एकदम लेफ्ट में ऊपर। हाँ, अच्छा, यहाँ पे व्यू, हाँ आई गैलरी थिंक। स्पीकर व्यू आ रहा है, इसमें गैलरी व्यू करूँ? फुल स्क्रीन, अच्छा इसमें फुल स्क्रीन। ये शेयर्ड है अभी मेरा? शेयर तो है सर, शेयर्ड है, बट आई अच्छा, थिंक फुल स्क्रीन नहीं शो हो पा रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं सर, आई अभी थिंक देखो, आप देखो अभी हो रहा है? नहीं सर, नहीं आ कोई रहा बात फुल नहीं स्क्रीन? सर, आई थिंक विजिबल तो है। लेट्स आई थिंक कंटिन्यू ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। मतलब मोर तो वही है कि सुनने वाली है ना? जी। तो तो नेचुरली अगर हम उसको कंक्लूड करें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमारी हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम सिस्टम वाइज बात करें, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट और वेसल से रिलेटेड होता है, तो इस लाइफस्टाइल के कारण बीपी बढ़ता जा रहा है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। हमारा जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा, सीओपीडी, ये सब बढ़ता जा रहा है। कैंसर के चांसेस, बिकॉज जो अब यूज़ है स्मोकिंग का, अल्कोहल का और अदर रिस्क फैक्टर, आजकल जैसे प्लास्टिक्स बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे कैंसर के कॉजेज हैं जिसके कारण हमारे नंबर्स ऑफ कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। इवन इनएडिक्वेट स्लीप के कारण, स्ट्रेस के कारण और डिप्रेशन के कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें कि हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन जनरल, तो नेचुरली हम सब जानते हैं कि हमें एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट खाना चाहिए, डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल या जो भी बैड हैबिट्स हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। हमें 7 से 9 घंटे के करीब स्लीप लेनी चाहिए। ये आइडियली सब पे लागू नहीं होता, पर 99% लोगों पे लागू होता है। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे रेगुलर चेकअप के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये सब बचने के तरीके हैं। अब हम एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को लेते हैं कि उसका असर लंग्स पे क्या पड़ता है। अगर हम बात करें वेट, वेट का सीधा असर जो है लंग्स पे पड़ता है, तो चाहे स्लाइड वो, आगे नहीं बढ़ रही है, आई थिंक फोर्थ पे नहीं तो ही। हाँ जी। स्लाइड बढ़ी आगे। नहीं सर, मॉडर्न लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स पे ही है आई थिंक सर, एक बार फिर से रीशेयर करके ट्राई करिए। हम एक हाँ बार वापस से शेयर, अब हुआ सर, अब बढ़िए आगे। कुछ कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली ना। हाँ जी, कोई बात नहीं सर। सो वेट का है कि अगर ओवर वेट होगा चाहे अंडर वेट होगा, दोनों के कारण लंग फंक्शन अफेक्ट होगा। अगर हम बात करें ओवर वेट यानी ओबेसिटी से कैसे लंग फंक्शन अफेक्ट होगा, देखिए क्या होता है कि जो हमारा लंग्स का काम है सांस लेने का काम है, यानी कि लंग को एक्सपेंड करना पड़ता है। अगर ओबेसिटी ज़्यादा होगी यानी फैट डिपोजिशन ज़्यादा होगा, तो चेस्ट पे भी ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा, मसल्स के बीच में भी फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो लंग्स को कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो लंग को उतना स्पेस नहीं मिलेगा फैलने के लिए। इससे लंग की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा। एक ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को है, पर वो नहीं जानते, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये ज़्यादातर ओबीस पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। इवन ओबेसिटी जो होती है, अस्थमा, सीओपीडी या कोई और लंग डिजीज हो, उसे खराब कर सकती है। यानी कि अगर कोई पेशेंट दवाई पे है और अगर वो ओबीज होता जाता है यानी उसका वेट बढ़ता जाता है, तो वो पहले कंट्रोल्ड हो सकती है दवाइयों से, पर हो सकता है बाद में वो कंट्रोल ना हो और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण हो ओबेसिटी। अगर हम बात करें अंडरवेट, अंडरवेट का मतलब होता है कि शरीर में ज़रूरत के लिए जितना फैट है उतना नहीं है,
वो क्या करता है कि वो इम्यूनिटी को कम करता है, जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ को भी कम करेगा। स्ट्रेंथ कम होगी तो लंग एक्सपेंशन फिर भी नहीं होगा और लंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इवन जो भी लंग रिलेटेड प्रॉब्लम या अदर सिस्टमेटिक अदर कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी शरीर में है, चूंकि पेशेंट अंडरवेट है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उसकी हीलिंग पावर अच्छी नहीं है, तो वो उस बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा और उससे ग्रसित जल्दी हो जाएगा या उससे बीमार ज़्यादा होगा। अब हम देखें कि क्या अच्छा वेट होता है। ज़्यादातर लोग होते हैं जो अपना एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि इतना हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। तो उसका जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है कि किस तरह से हमें पता चले कि हमारा वेट सही है या नहीं है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स सर आप स्लाइड आजकल, आगे मूव कर रहे हैं या हम उसी पे हैं, 6 7? नहीं हाँ नहीं अब आया। मूव रेगुलरली, एक्चुअली मेरे को लगता है ये नीचे करके मूव कर रही है, मतलब मैं इसको फुल सर स्क्रीन आप नहीं कर रहा हूँ। स्लाइड पे, हाँ स्लाइड पे ही क्लिक, डबल क्लिक करके देखिए सर, हो रहा है क्या? somebody suggested कि स्लाइड पे डबल क्लिक, हाँ। स्लाइड पे डबल क्लिक तो नहीं हो रहा, या तो मैं इसको डबल क्लिक से तो नहीं हो रहा, ओके या तो मैं ओके। एक एक करके स्लाइड अभी ऐसे हाँ मूव जी, कर दूँ, है जी ना, ऐसे ऐसे कर मूव देता कर हूँ। दीजिए जी सर प्लीज। तो जो कॉमन वे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वेट के लिए बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ऑनलाइन हर कोई आजकल ऑनलाइन गूगल चलाना जानता है, आप अपना बॉडी मास इंडेक्स वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एक हेल्दी वेट रेंज होती है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका वेट जो है वो हेल्दी वेट है। अगर उससे कम है तो वो अंडर वेट है, और उससे अगर ज्यादा है तो वो ओवर वेट है। तो ये कैटेगरी होती है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका वेट कम है या ज्यादा है। वेट मैनेजमेंट कैसे करना है, तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, क्योंकि ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ब्रॉडली बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये दो मेन पिलर है। अगर इन दोनों से आप रेगुलरली अच्छे से करते हैं, 70 to 80% पेशेंट्स का वेट रिड्यूस हो जाता है। 20 to 30 पेशेंट्स का हो सकता है इसके बाद भी वेट रिड्यूस ना हो, अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको कई बार मेडिकेशन या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोलॉन्ग सिटिंग और पुअर पोस्चर ये कैसे लंग को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपकी सिटिंग प्रोलॉन्ग सिटिंग है, तो आपकी ये सिडेंट्री लाइफ है, आपकी एक्टिविटी कम हो रही है। हमने पहले भी बात करी है कि मसल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है लंग फंक्शन में। तो अगर आपकी एक्टिविटी कम होगी, आपकी मसल वीकनेस बढ़ जाएगी। शरीर का एक नियम होता है कि जो चीज़ यूज़ नहीं आती है वो खराब होने लगती है। तो अगर आपकी इनएक्टिविटी रहेगी तो मसल्स यूज़ ज़्यादा नहीं आएगी, और ज़्यादा मसल्स यूज़ नहीं आएगी तो वो चीज़ वीक होना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रोलॉन्ग सिटिंग के अंदर जो है मसल वीक होगी, लंग का एक्सपेंशन रिड्यूस होगा, लंग की कैपेसिटी रिड्यूस होगी। इसके कारण होगा कि लंग्स अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। जब लंग अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो उसके कारण हम शैलो ब्रीथ करेंगे, यानी छोटा ब्रीथ करेंगे। छोटा ब्रीथ करने से क्या होगा, जो लंग है वो पूरा एक्सपेंड नहीं हो रहा, उसका कुछ पार्ट दबा हुआ रह जाएगा, और वो अगर लंबे टाइम तक दबा रह गया तो वो ऑक्सीजन कम करने के लिए एक बड़ा रोल अदा करेगा। तो ये कारण होता है कि पुअर पोस्चर या प्रोलॉन्ग सिटिंग। अब पुअर पोस्चर में क्या होता है, जब आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं है तो भी लंग को प्रॉपर जगह नहीं मिलती एक्सपेंड करने की, और सेम रिजल्ट उसमें भी पाया जाता है। तो इसलिए हमेशा पोस्चर जो है वो पोस्चर होना चाहिए। अब हम कैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग से बच सकते हैं। नेचुरली हमें हर 30 से 60 मिनट के अंदर खड़े होके मूवमेंट करना चाहिए। जब भी हम बैठते हैं हमें अपने शोल्डर को रिलैक्स करके बैठना चाहिए। बीच बीच में हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमारी मसल एक्टिविटी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम के क्या साइड इफेक्ट है। एक्चुअली अगर हम मोबाइल लंबा देख रहे हैं, टीवी लंबा देख रहे हैं, तो डायरेक्टली लंग्स को डैमेज नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली वो लंग को डैमेज कर सकता है। उसका कारण एक तो पुअर पोस्चर ही हुआ कि कभी कभी हम लेट के टीवी देख रहे हैं, ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम
मोबाइल देखते हैं, हम सर झुका के देखते हैं तो सर्वाइकल हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उससे क्रिएट होती है। इसके अलावा क्या होता है, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, आप एक जगह बैठे रहते हैं तो प्रोलॉन्ग सिटिंग हो जाती है। उसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपकी आई स्ट्रेस होता है, आपको कई बार हेडेक भी होता है, इवन कई लोगों को पेल्पिटेशंस भी होता है प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम के कारण। और जिस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं, हो सकता है उस कंटेंट के कारण भी प्रॉब्लम, स्ट्रेस डेवलप हो। तो जो ये स्ट्रेस होता है ये भी लंग को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से उसको अफेक्ट कर सकता है। अब अगर स्ट्रेस की मैं बात करूं तो स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है अक्यूट, यानी कि जस्ट अभी हुआ है, चाहे मिनट्स में हुआ है, चाहे घंटे में हुआ है, चाहे एक दो दिन में हुआ है। और एक होता है क्रॉनिक, जो एक लंबे समय से स्ट्रेस चला आ रहा है। अगर वो अक्यूट है तो आपने एक नाम सुना होगा कि पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक क्या होता है कि एक आदमी एकदम नॉर्मल है, उसको एकदम से किसी चीज़ का डर लगा और उसे पैनिक अटैक कहा जाता है। उसकी सांस बहुत तेज तेज फूलने लगती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक अक्यूट स्ट्रेस होता है, उसे किसी चीज़ का डर लगता है और उसके कारण उसकी सांस फूलने लगती है। अगर मैं क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करूं, अगर एक क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम से बना रहेगा, चाहे आपको ऑफिस की टेंशन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस हो, वो स्ट्रेस क्या करता है, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, जिसे सूजन हिंदी में कहते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और इन्फ्लेमेशन क्या करता है, मसल्स को, लंग्स को और हर ऑर्गन को डैमेज करता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो भी लंग की कैपेसिटी को धीरे धीरे करके कम करता है। तो ये हमने बात करी। इसके बाद क्या होगा कि वो डैमेज करेगा तो एयरवे जो होगा वो नैरो होता जाएगा। अस्थमा में एक पिक्यूलर, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उन्होंने कई बार फील भी किया होगा कि जब वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनका सांस फूलने लगता है। क्योंकि जब भी अस्थमेटिक पेशेंट या जिनके एयरवे ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर वो ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनका जो एयरवे है, जो सांस की नली है, वो नैरो हो जाती है। और अगर वो नैरो हो जाती है तो उसके कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इस कारण स्ट्रेस जो है वो सांस को फुला सकता है, इवन आपको हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है। इसके अलावा नेचुरल सी बात है, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत से लोग बहुत सारी कॉप अप मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, जिससे कि वेट बढ़ेगा, वो भी लंग पे इफेक्ट करेगा। स्ट्रेस के कारण कुछ लोग ज़्यादा सोने लगते हैं, कुछ लोग की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, नींद जो है वो पूरी नहीं आती है, वो भी लंग को इफेक्ट करती है, वो हम आगे बात करेंगे। कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग जो है ड्रिंक करते हैं। तो वो उन सब की कोप अप मैकेनिज्म होती है फॉर स्ट्रेस, पर अल्टीमेटली ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लंग को डैमेज करती है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस को रिड्यूस करंट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें इसके लिए एक तो एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, दूसरा मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सोना एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम एडिक्वेट स्लीप लेते हैं तो कुछ हद तक, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे में ये प्रॉब्लम हो गई है कि बहुत से लोग एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पा रहे, बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस। तो एडिक्वेट स्लीप से 50% लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है। उसके अलावा मेंटेन जो है एक बैलेंस डाइट करनी पड़ेगी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी। और जिस तरह का स्ट्रेस है आपको उसका रूट कॉज ढूंढ कर उस स्ट्रेस को कम करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट कॉज वही है। अब हम बात करते हैं पुअर स्लीप। पुअर स्लीप का लंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली जितना टाइम हम जागते हैं उसका वन थर्ड टाइम हम सो रहे हैं, हमारी लाइफ का वन थर्ड टाइम हम स्लीप में निकाल रहे हैं। और स्लीप एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी आगे फ्यूचर के अंदर मेडिसिन आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ स्लीप को ठीक करके आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है। क्योंकि स्लीप में बहुत कुछ है। अगर मैं स्लीप से बात करूं, स्लीप के कारण बच्चों का ग्रोथ स्लीप पे डिपेंड करता है। जो एल्डरलीज होते हैं उनका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है, क्योंकि जब एल्डरलीज होते हैं उनको कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है, जैसे पार्किंसन हो गई, डिमेंशिया हो गई, वो सब भी स्लीप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो अगर जिन लोगों का पुअर स्लीप होता है उनका बच्चों का ग्रोथ कम होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो पुअर स्लीप के कारण खराब होते हैं। और
देन वो इनडायरेक्टली लंग को भी इफेक्ट करते हैं और लंग की प्रॉब्लम बढ़ाने लगते हैं। तो स्लीप एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाती है। तो पुअर स्लीप के कारण इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, क्योंकि स्लीप इम्यूनिटी बनाने का भी काम करता है। अगर कोई लंग डिजीज आपको पहले से है, जैसे अस्थमा हो गई या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, वो पुअर स्लीप के कारण खराब होने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से वो कंट्रोल नहीं रहने वाला है। उसके लिए स्लीप का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे हमने बात किया था स्ट्रेस, अगर एक लंबा स्ट्रेस होगा तो वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। स्लीप डिप्राइवेशन भी स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, और इन्फ्लेमेशन जो है हर चीज को डैमेज करता है इनसाइड द बॉडी। देन स्लीप के एक बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो हमने ओबेसिटी में भी बात की थी कि मोस्ट ऑफ द 50 से 70% लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से अफेक्टेड होते हैं, जो ओबीज होते हैं, जिनका बीएमआई जो मैंने बताया 25 से ज्यादा होता है। वो 50% लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बीमार होते हैं, उन्हें वो नहीं पता होता है। और स्लीप उन लोगों में काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है, उसके कारण वो दिन में भी बैठे बैठे सोते रहते हैं, बात करते करते सोते रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं बात करूं तो इस बीमारी पे बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का, क्योंकि कार चलाते टाइम आदमी सो जाता है क्योंकि उसकी नाइट स्लीप प्रॉपर नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ज्यादातर जो पायलट्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनको एक टेस्ट जो है वो देना पड़ता है इसी चीज का कि उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो इंडिया में हो, तभी जाके उनको पायलट वाला लाइसेंस मिलता है या एनुअल चेकअप उनका होता है। स्लीप के कारण अगर इनएडुकेट होगी तो जो रिपेयरिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, चाहे वो लंग की रिपेयरिंग पावर हो चाहे अदर ऑर्गन की रिपेयरिंग पावर हो। तो रिपेयर मैकेनिज्म भी डिले होती है और उससे थकान प्रोड्यूस होने लगती है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का डायरेक्टली लंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली अल्कोहल का इफेक्ट होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो इम्यूनिटी को कम करता है। इम्यूनिटी कम करेगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन के लिए काफ़ी प्रोन होते हैं। दूसरा, अल्कोहल जो होता है, जो एयरवे होते हैं, जो सांस की नलियाँ होती हैं, उसमें जो हम म्यूकस यानी बलगम को क्लीन करने की जो मैकेनिज्म होती है उसको भी डिले कराता है। तो उसके कारण म्यूकस क्लीन नहीं होता, वो थिक होता है और वो फंस सकता है और वो भी बीमारी प्रोड्यूस कर सकता है। अल्कोहल से हम सब जानते हैं कि पेशेंट अपने होश में नहीं रहता कई बार, तो तब वो अगर कुछ खाएगा या पिएगा तो कई बार वो सीधा लंग्स में चला जाता है, और अगर वो लंग्स में चला जाएगा तो उसके कारण जो है उसको निमोनिया हो सकता है, उसको काफी तेजी से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल जो बीमारी ऑलरेडी है उसको खराब कर सकता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है। स्लीप के अंदर भी अल्कोहल जो होता है ये स्लीप प्रोड्यूस करता है इनिशियली, बट ये होता है कि 3 से 4 घंटे बाद ये स्लीप को डिस्टर्ब करता है। तो कई लोग जो अल्कोहल लेते हैं इमीडिएटली सो जाते हैं, बट ये होता है कि 4 घंटे 5 घंटे बाद वो जग जाते हैं, फिर उन्हें नींद नहीं आती है। और इसके अलावा नेचुरली जो अल्कोहल लेते हैं वो उसके साथ साथ स्मोक भी करते हैं, और स्मोक जो है डायरेक्टली लंग को डैमेज करता है। अब स्मोकिंग कैसे डैमेज करता है ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, और ज्यादातर टॉक भी वो सुन भी चुके होंगे, मैंने भी पिछली बार टॉक ली थी। स्मोकिंग नेचुरली डायरेक्टली लंग्स में जा रहा है, वो डायरेक्टली लंग के पैसेज को डैमेज करेगा। एक टाइम के बाद वो लंग के फंक्शन को रिड्यूस करने लगता है, जो इरिवर्सिबल हो जाता है। इनिशियली अगर हम बात करें तो वो रिवर्सिबल रहता है कि अगर पेशेंट स्मोकिंग छोड़ दे तो लंग्स वापस ठीक हो जाते हैं, बट एक टाइम के बाद में वो इरिवर्सिबल हो जाता है, और उसके बाद में लंग जो डैमेज है वो हमेशा के लिए डैमेज रहता है, और उसको मेंटेन रखने के लिए लंबी दवाई लेनी पड़ती है। स्मोकिंग जो है वो लंग के कैंसर को बढ़ाता है। लंग के कैंसर्स में इंडिया एक लीडिंग कॉज है, लीडिंग जो है वो नेशन है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग ओनली। ये इम्यूनिटी को कम करता है, क्लियरिंग मैकेनिज्म को कम करता है। एक टर्म आती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, इसे सेकंड हैंड स्मोक भी कहा जाता है, कि अगर कोई पेशेंट जो है स्मोक कर रहा है और उसके घर में कोई रहता है, चाहे वो उसकी वाइफ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बहन हो, माँ हो, वो भी उस स्मोक से एक्सपोज हो रहे हैं, इसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, बिकॉज दे आर नॉट स्मोकिंग, वो स्मोक नहीं कर रहे, बट वो उस चीज से स्मोक से एक्सपोज हो रहे हैं।
तो चूंकि वो उस चीज से एक्सपोज हो रहे हैं तो उनको भी सिमिलर इफेक्ट होगा जो स्मोकर को होता है, क्योंकि स्मोक उनके अंदर भी जा रही है। तो सारी प्रॉब्लम जो स्मोकर को हो सकती है वो उन लोगों को भी हो सकती है जिन्होंने जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की, बट चूंकि वो उस आदमी के साथ रहते हैं तो उन्हें वो सारी प्रॉब्लम, चाहे वो सीओपीडी हो चाहे कैंसर हो, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अपने आप को कैसे बचा सकते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। ऑफकोर्स सेकेंड हैंड स्मोक से अगर आपके कोई स्मोक करता है तो आप उसे मना कर रहे हैं। अगर पब्लिक प्लेस पे अगर आप हैं तो आप उस जगह से चले जाएं। अगर पब्लिक प्लेस है और एनक्लोज प्लेस है तो आप उस एनक्लोज प्लेस पे जाना ही अवॉइड करें। तो किसी भी तरह से आपको स्मोकर से बचना चाहिए। एक चीज होती है वैपिंग। वैपिंग होती है आजकल आर्टिफिशियल जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, कई लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग की हमें आदत लग गई है, हम ऐसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? नेचुरली वो थ्योरेटिकली बेटर है सिगरेट से, क्योंकि उसमें सिगरेट के अंदर जो प्रॉब्लम निकोटिन वगैरह होता है कई ई सिगरेट्स में वो नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि सारे ई सिगरेट्स में निकोटिन नहीं होता है, कुछ ई सिगरेट में निकोटिन भी होता है। और अगर ई सिगरेट में निकोटिन है तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो स्मोकिंग से हो रही थी, तो उसका उतना जो है प्रॉफिट नहीं होता। दूसरी चीज ये भी देखी गई है कि निकोटिन के अलावा जो कंपोनेंट यूज किया जाता है ई सिगरेट्स में वो बहुत टॉक्सिक होता है। उससे जो फ्यूम निकलते हैं वो टॉक्सिक होता है। वो कई पेशेंट्स के में उसके कारण एलर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। तो अभी तक ई सिगरेट जो है वो अप्रूव्ड मेथड नहीं है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आप ई सिगरेट को यूज करें। ये किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे इंडिया हो चाहे वेस्टर्न कंट्री हो, कहीं से भी वो जो है अप्रूव्ड नहीं है कि वो एक काम की चीज है। तो इसलिए ई सिगरेट जो है बहुत से लोगों को लगता है कि सेफ है, हार्मलेस है, नहीं मतलब हार्मलेस है, बट ऐसा नहीं है। वो काफी ज्यादा हार्म भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें जो लंग हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है विद द एज, क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण हमारी बॉडी एज करती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी एज करती है, ऑक्सीडेशन के कारण चीजें डैमेज होती है। वो कोई सा भी ऑर्गन हो, कोई सी भी मसल हो, कोई सी भी सेल हो, वो डैमेज होती है। उस डैमेज को कुछ हद तक बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ब्रांड नेम जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट नाम से भी मार्केट में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और सिलेनियम, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बॉडी को बचाते हैं। तो विटामिन सी जैसे अगर हम बात करें तो वो ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर और ब्रोकली में मिल जाता है। विटामिन ई जो होता है वो आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, हेजलनट्स और स्पिनच में मिल जाता है। बीटा कैरोटीन जो होता है ये एक प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, जो जनरली कैरेट्स में, स्वीट पोटैटोज में और पंपकिन में मिलता है। और सिलेनियम जो होता है ये सी फूड्स, एग्स और होल ग्रेन में मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर न्यूट्रिएंट्स जो कि यूजफुल होते हैं, ओमेगा थ्री फैटी एसिड। ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। हमने अभी जैसे देखा कि क्रॉनिक स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन, ये सब चीजें जो होती है, बॉडी का स्ट्रेस होता है या कोई भी बीमारी होती है, वो एक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। और इन्फ्लामेशन जो होता है लंबे टाइम तक बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो फर्दर जो है बॉडी को डैमेज करता है। तो उससे बचाव का जो एक तरीका है, ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो होते हैं ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। वो हमें जनरली जो है वॉलनट्स में मिलता है, फ्लैक्स सीड में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है, इवन साल्मन फिश वगैरह में मिल जाता है। फिश ऑयल्स के अंदर ओमेगा थ्री काफी अच्छा होता है। हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी एक्चुअली नॉट ओनली एज ए, लाइक आई विल से कि विटामिन डी पे आजकल इतनी रिसर्च हो रही है। आजकल हर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर, हर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर, लगभग हर बीमारी के अंदर विटामिन डी पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि इसका रोल हर बीमारी में देखा गया है। मैं भी जो पेशेंट्स आते हैं, इवन ये रिकमेंडेड भी है, गाइडलाइंस में भी हर जगह लिखा हुआ है कि जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, लंग के पेशेंट आते हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर उनका विटामिन डी कम है तो आपको उसे सप्लीमेंट करना है। उससे जो भी उस पेशेंट को बीमारी है
रेस्पिरेटरी की, चाहे वो अस्थमा हो, सीओपीडी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, निमोनिया हो, उसको ठीक होने में मदद मिलती है। तो विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम सब जानते हैं कि विटामिन डी का जो सोर्स है वो सनलाइट होता है। बट सनलाइट आजकल चूंकि मॉडर्न लाइफ इतनी हो गई है, सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, तो हम जनरली उस सनलाइट से जो है हम नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो मसल फंक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो हार्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर हार्ट डिजीज के अंदर लंग डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो जब भी हार्ट प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं हार्ट के कारण लंग्स में पानी भरना या अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मैग्नीशियम जो होता है ये मसल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम जो होता है वो भी मसल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम जो होता है ये ग्रीनी लीव से, बीन्स, नट्स और होल ग्रेन से मिल सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था और हमें बहुत सी सारी चीजें पता लगी कि हमारा पोस्चर, मतलब यहाँ तक कि हमारी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज जो हम आजकल मॉडर्न लाइफ में कर रहे हैं, वो भी हमारे लंग को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर हम देखें तो हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो पोल्यूशन सोर्सेस सिर्फ बाहर नहीं, आई थिंक इंटरनल भी बहुत सारे हैं। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें तो हम काफी हद तक आई थिंक अपने आप को सुरक्षित और प्रिवेंट कर सकते हैं, आई थिंक बहुत सी चीज को। सो थैंक यू। एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप सर से पूछ सकते हैं। अगर कोई इश्यूज हैं या आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है या आप कोई इंडिविजुअल कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सर जरूर अनदर 5-10 मिनट्स, 10 मिनट्स तक सर ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, एस्थमा के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे हैं जो हम ले सकते हैं नहीं एस्थमा? देखिए, ऐसा पर से अस्थमा में सच काम नहीं करेंगे। अस्थमा में के साथ एक जरूर चीज़ है कि अस्थमा जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एयरवे जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, तो जो भी एलर्जन होता है जब भी वो शरीर में जाता है वो ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के लिए अभी हमने लेक्चर में बात की है कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ओमेगा 3 एसिड्स हार्ट्स के लिए भी अच्छे हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, तो एक्चुअली बॉडी के हर ऑर्गन के लिए अच्छे हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी हद तक अच्छे हैं, पर से आई वुड नॉट से कि इट इज द ओनली थिंग, है ना। विद मेडिकेशन यू शुड टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड। विटामिन डी का एज सच मैंने आपको बताया कि हर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में अगर आपका विटामिन डी कम है, यू शुड टेक विटामिन डी ऑल्सो, यू हैव टू सप्लीमेंट दैट अप टू अ नॉर्मल लेवल। और उसको फिर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, विटामिन डी ले लिया, सप्लीमेंट हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, फिर वो भूल जाते हैं। तो उसका सप्लीमेंटेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टोर भर दिया तो वो खाली नहीं होगा, वो वापस खाली होगा। तो मेंटेनेंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे ओमेगा 3 हो गया, विटामिन डी हो गया, थर्ड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट भी जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान रखेंगे एलर्जन का और ये सब सप्लीमेंटेशन लेंगे, अगर आपको कहीं ना कहीं अस्थमा अटैक होता भी है तो वो उतना सीवियर नहीं होगा जितना सीवियर वो हो सकता था, क्योंकि बॉडी अब प्रिपेयर है। सो सेम सर, एलर्जिक अस्थमा कोई पूछा है कि उसमें भी हमें, एलर्जिक अस्थमा में हमें क्या करना चाहिए, क्या देखिए, ले? एलर्जिक अस्थमा वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि आप अपने जो सराउंडिंग है उसको नोटिस करो कि हम्म। क्यों ये ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले रूट कॉज पता होना चाहिए, हर चीज़ का डायग्नोसिस होना चाहिए कि वो एलर्जिक है कि नहीं। अगर वो एलर्जिक है तो किस चीज़ से प्रेसिपिटेट हो रहा है। कई बार होता है कि आपको 5 साल, 10 साल या 2 साल से अस्थमा अटैक नहीं आया, फिर अचानक से एक दिन आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे अस्थमा के अंदर क्या होता है कि आपके कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आप एक्सपोज हुए हो, कोई नई नई चीज़ आपने खाई है, घर में कोई नया चीज़ आया, तो उस चीज़ पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, उसको अगर आप ढूंढ सकते हैं तो उसको हटाना चाहिए। सेकेंडली फिर आपको टाइमली जो है एक बार डॉक्टर को दिखा के अपनी मेडिकेशन है, या तो कई बार क्या होता है एज ए डॉक्टर हम जो कुछ मेडिकेशन बता के रखते हैं एलर्जिक अस्थमा में कि आपको ये अपने आप से आप ले सकते हैं, वो आपको ले लेनी चाहिए। अगर आप बेटर फील कर रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर ये माइनर अटैक है। और अगर ये मेजर अटैक है तो आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए, क्योंकि अस्थमा अगर बिगड़ता है तो उसको फिर ठीक होने में भी टाइम लगता है, वो काफ़ी सीवियर भी हो सकता है। बाकी न्यूट्रिशन का ये है कि अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा
उस दौरान नेचुरली आपको ठंडा खट्टा थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो एलर्जिक ठंडे खट्टे से होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन का ध्यान रखना होता है, और न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। सर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मसल्स के लिए, जैसे आपने कहा कैल्शियम जरूरी है, तो कैल्शियम जो है वो बोन के लिए मोस्टली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, बट फॉर मसल्स कैसे समरी एक्चुअली बता क्या होता है ना कि कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सकते ऐसा नहीं है कि बोन के लिए कैल्शियम जरूरी है, बोन के विटामिन डी भी जरूरी है, बट कैल्शियम मैग्नीशियम एक दूसरे जो है अटैच्ड, आप कह सकते हैं अटैच हो सकते हैं कभी भी। हैं? ऐसा नहीं है मैग्नीशियम कम होगा तो उसका इफेक्ट कैल्शियम पे भी पड़ेगा, कैल्शियम में अगर कम ज्यादा होगा तो इसका इफेक्ट जो है मैग्नीशियम पे भी पड़ेगा। तो हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस राइट। नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कम है, क्योंकि कैल्शियम हम सबको पता है, मैग्नीशियम बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। अब तो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों बैलेंस होना जरूरी है फॉर मसल एक्टिविटी एज वेल, क्योंकि मसल को कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। राइट। मसल बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर किसी पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम की बहुत कमी है, उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी। आप अगर अपना हाथ जो है बैंड भी करना चाहेंगे, आपका हाथ बैंड नहीं होगा। और अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो इन्हीं कारण से आते हैं कि आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जैसे कैल्शियम ज़्यादा हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसके कारण मसल क्रैम्प आते हैं। वो क्रैम्प्स मसल्स के कारण ही आते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। राइट। राइट। सो प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं, बट आई कैन, मैं आपको जरूर प्रोडक्ट्स के बारे में जब सेशन होगा तो मैं आपको जरूर उन के बेनिफिट्स या वो बताऊंगी। सो सर से आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड या फिर लंग रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप, और आई थिंक 2-3 मिनट्स हैं सर हमारे साथ, एंड आप पूछ सकते हैं। मेनली यही है कि मैं जैसे कोई कुछ नहीं पूछा तो मैं बताना चाहूंगा कि स्लीप का, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होती है स्लीप का, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप अगर डिप्राइव्ड रहोगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी, नॉट ओनली फॉर लंग्स, फॉर एवरीथिंग। तो घर में भी, चाहे आप हो, घर में कोई भी है फैमिली मेंबर, तो स्लीप पे ध्यान दीजिए। स्नोरिंग भी है तो भी प्रॉब्लम रह सकती है ना। किसी ने लिखा है कैल्शियम फॉर बोन हेल्थ। हाँ, वही सर अच्छा जो ठीक है। क्वेश्चन था हाँ जो हाँ मैंने हाँ आपको हाँ पूछा। हाँ। विटामिन डी के लिए कुछ बताइए, लिखा है। तो विटामिन डी देखिए, विटामिन डी नेचुरली सनलाइट से आता है। आपको सनलाइट लेनी पड़ेगी रेगुलरली। नेचुरली आजकल के जो लाइफस्टाइल हो गई है, सनलाइट बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं, बिकॉज ऑल आर वर्किंग, घर पे रहते हैं। अब जितना हीट हो गया है, पहले उतना ग्लोबल वार्मिंग के कारण उतना हीट नहीं होता, तो लोग टॉलरेट भी कर लेते थे। आजकल टॉलरेशन उतना टॉलरेट पावर नहीं कर सकते। तो विटामिन डी आप, सैशे आता है, शॉट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इवन अगर बहुत कम है तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। बट ये है कि किसी भी वे में आपको उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाउ टू समृद्धा। मेंटेन लंग्स हेल्थ। हाँ, सो ये तो हाउ, पूरा। हाँ बाकी ये तो पूरा टॉपिक ही था, बट ये देखो लंग हेल्थ के लिए मैं कहूँगा अलग से, अगर आप हेल्दी हैं, सिंपल एक्सरसाइज करो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, दे विल रिमेन हेल्दी। क्योंकि लंग्स को काम, हार्ट और लंग को काम करना ही पड़ेगा अगर आप नॉर्मल अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। एक ऐसा क्वेश्चन है कि मॉन्टिलो कास्ट जो लेते हैं, आई थिंक उनके लिए कुछ सजेशन। देखिए मोंटी लुकास जो है, एज ए डॉक्टर मैं आपको कहूंगा कि आप 3 दिन 5 दिन तक ले सकते हैं। बट कई लोग मैंने देखा है कि 1 महीना ले रहे हैं, 1 साल से ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मोंटी लुकास के ब्रेन पे साइड इफेक्ट आते हैं, कई लोगों को आते हैं, कई बार तो उससे मिर्गी जिसे सीजर कहा जाता है वो भी आ जाती है। तो इसलिए कभी भी इतना लंबा मोंटी लुकास नहीं लेना चाहिए। आप 3 से 5 दिन अपने आप ले सकते हैं। पर अगर आप उससे ठीक नहीं हो रहे, बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाए। कारण ये है कि अगर 5 दिन में आप ठीक नहीं हो रहे
तो कहीं ना कहीं केवल मॉन्टिल्यूकास से आप ठीक होने वाले नहीं हैं, आपको एड ऑन मेडिकेशन की ज़रूरत है। और वो आप जब पूरा कोर्स लेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट 5 डेज में आप ठीक हो जाए। तो अगर आप लेना भी चाहते हैं तो 3 से 5 दिन आप मॉन्टिल्यूकास अपने आप से ले सकते हैं, पर उसको बहुत लंबा ना लें। आई थिंक सर इंजेक्शन जो आपने विटामिन डी के इंजेक्शंस बताए जिनका बहुत ज्यादा लो होता है, तो उनके लिए वो पूछ रहे हैं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं देखिए, एज सच पर्टिकुलरली विटामिन डी इंजेक्शन का साइड इफेक्ट नहीं है। इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हम सब जानते हैं, पेन होता है, ठीक है, रेयर टू रेयर केसेस में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, वो हर इंजेक्शन के साथ है। पर से विटामिन डी इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। जो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट है इन जनरली है। इन जनरल। किसी ने लिखा ब्लड की कमी के लिए। तो ब्लड की कमी के लिए तो नेचुरल न्यूट्रिशन हम सभी जानते हैं कि जैसे आयरन ज़्यादा लेना होता है। सबसे पहले पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि ब्लड कम क्यों है, कि क्या वो ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं उनमें आयरन की कमी से होता है। तो एक बार आयरन चेक करा ले, अगर वो कम है तो उसे सप्लीमेंट करें। सप्लीमेंट आप खाने के द्वारा भी कर सकते हैं और टैबलेट्स या सिरप के द्वारा भी कर सकते हैं, इवन उसमें भी इंजेक्शन आता है, ठीक है। वो कितना मात्रा उस पर डिपेंड करता है। और आयरन पर कई बार ऐसा नहीं कि सिर्फ कमी आयरन की होगी इसीलिए खून कम होगा। खून जो है ब्लड का कम आप हो सकता है कि आपके रिसाव हो रहा हो, है ना, कहीं ना कहीं से आप लूज कर रहे हो। अब लूज कहीं से भी किया जा सकता है। कई लोग पेशाब के रास्ते करते हैं, कई लोग जो है लेटरिन के रास्ते करते हैं, किन्हीं के नाक से खून आता है, किसी लोग का खून बनता ही कम है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खून कम क्यों है। अगर आपका खून कम है, सबसे पहले आयरन का टेस्ट कराओ, वो कम है तो सप्लीमेंट करो। अगर वैसा नहीं है तो आपको सारी जांच करा के पहले ये देखना पड़ेगा कि खून कम क्यों है, और जो कारण आएगा उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो somebody is saying कि वो उनकी मामी जी हैं 5 ईयर से ब्यूरोकॉर्ट आई थिंक इनहेलर 400 इनहेलर ले रही हैं, हम्म। तो उसका कोई साइड इफेक्ट है? और एक क्वेश्चन है कि योगा या एरोबिक्स एक्सरसाइज मतलब हेल्प कर सकता है फॉर लंग हेल्थ आई थिंक? हाँ तो देखिए, जो ब्यूटामेट वाली चीज़ है, ब्यूटामेट जो होते हैं जनरली, मैं नहीं कहूँगा कि इतने 5 साल तक आप रेगुलर लेना चाहिए। अगर आप अस्थमेटिक हो, अस्थमेटिक एक एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक मतलब कुछ टाइम पे होगा, बाकी टाइम आप सही रहोगे, फिर कुछ टाइम के लिए होगा। तो जितने टाइम के लिए है उतने टाइम के लिए आप ले सकते हो, फिर आप 5 साल 10 साल 20 साल चले, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर 5 साल लेना गलत है। कई बार जब तक लंग अगर डैमेज हो गया है तो बात अलग है, उसमें भी ब्यूटामेट नहीं, फिर वो थेरेपी चेंज हो जाती है। सेकेंडली उसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इन्हेलर जब भी हम लेते हैं उसको प्रॉपरली लें, उसको स्पेसर के थ्रू लें। क्योंकि कई लोग क्या होता है, इन्हेलर को सीधा मुंह में रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं, वो सारी दवाई गले पे टच होती है। गला आपका बीमार नहीं है, आपका लंग बीमार है। तो स्पेसर एक चीज आती है जो इन्हेलर से अटैच करनी होती है। दूसरी दिक्कत क्या है कि जब वो लंग को टच होती है तो हम हर बार एडवाइस करते हैं कि जब भी आप इन्हेलर लेते हैं आपको गागल्स या रिंसिंग करना है, ताकि जो दवाई मुंह में आपके रह गई है, गले पे टच हो रही है, वो वहां ना रहे, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड होता है और उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रिंसिंग नहीं करते तो आपको रिंसिंग करना जरूरी है। बाकी इनहेलर काफी सेफ होता है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें योगा एंड एरोबिक एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीजें हैं दोनों की दोनों। आप दोनों में से कुछ भी या दोनों रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ये दोनों आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपका लंग्स बहुत अच्छा काम आएगा। लंग्स आपके प्रिवेंट रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, इवन उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी अगर आप रेगुलरली उसे कर रहे हैं तो योगा और एरोबिक एक्सरसाइज दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो कुछ आई थिंक अनरिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो अभी लंग हेल्थ जो टॉपिक था हमारा उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आई थिंक जब नेक्स्ट कोई सेशन होगा जहां हम डाइजेशन या फिर हार्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे तब हम वो क्वेश्चंस ले सकेंगे। तो आई थिंक मॉन्टिलो कास्ट का कोई आई थिंक वो पूछ रहे हैं कि एनी कोई हम उसकी जगह कुछ फूड में ले सकते हैं, बट आई डोंट। नहीं देखिए, मोंटेलिकास दवाई है, उसकी जगह ऐसा फूड में कुछ नहीं आता है। और ऐसा नहीं कि आपको मोंटेलिकास बहुत अच्छी दवाई है। मैं कहूंगा कि आपको एलर्जी या अस्थमा है तो मोंटेलिकास का नंबर तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, उससे पहले एक दो दवाइयाँ होती है। वो डिपेंड करती है आपको बीमारी क्या है। तो मोंटेलिकास इतनी भी बहुत अच्छी दवाई नहीं है।
कि आप उसके बारे में सोचिए। फूड में आपको हमने बताया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 3 लीजिए, विटामिन डी लो, न्यूट्रिशियस फूड लो, एंटीऑक्सीडेंट लो। वो लोगे तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लामेशन और एलर्जी थोड़े हद तक प्रिवेंट रहेंगे। तो अगर आप मान लीजिए आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप हर थोड़ी चीज़ से जो है आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, हो सकता है कि ये सब न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट लेने के बाद आपकी बॉडी उतनी रिएक्टिव ना रहे, उसमें कुछ 10% या 15% सुधार होगा। तो वो रिएक्शन नहीं होगा तो आपको जो मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप कम हो जाएगी, है ना। तो मॉन्टी ल्यूकास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको जो खाना है वो नॉर्मल लेना है, हेल्दी डाइट। ऑलराइट सर, आई थिंक एस्थमा, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इज एस्थमा रिवर्सिबल? नहीं, अस्थमा सी अगर मैं बात करूँ ना, ये थोड़ा इसके दो आंसर हैं। अस्थमा रिवर्सिबल एज ए डॉक्टर मैं बात करूँ तो वी से इट्स ए रिवर्सिबली एयरवे डिजीज। मतलब इसमें क्या होता है, एयरवे जो नैरोइंग होती है वो खुल जाती है। तो वो इस तरह से रिवर्सिबल आप कह सकते हो, है ना, कि वो बंद हुआ और खुल गया। तो इस तरह से वो रिवर्सिबल है कि जितनी एयरवे या श्वास की नली जितनी बंद हुई वो उतनी पूरी की पूरी खुल जाती है जब आप मेडिकेशन लेते हो। पर ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अस्थमा जो होता है ये कहीं ना कहीं बाय बर्थ डिसाइडेड होता है कि आपको अस्थमा हो सकता है, यू हैव द एलर्जिक टेंडेंसी। और अगर वो है तो वो जो है वो आपके साथ कभी भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। ये ज़रूर है कि अगर आप अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल में रखते हैं, आप अपनी बॉडी की हेल्थ अच्छी रखते हैं, तो वो चीज़ प्रेसिपिटेट ना हो। पर आपकी बॉडी की टेंडेंसी वो हमेशा रहेगी कि कभी भी अस्थमा अटैक आ सकता है। पर ये है कि जैसे आप फायर में जाएंगे, आपको 20 साल से अटैक नहीं आया, पर किसी दिन कहीं फायर लग रखी है और आपने वो धुएं में आप चले गए, तो आपको 1 सेकंड में वो अटैक आ जाएगा, भले ही वो आपको 20 साल से कभी नहीं आया। और वही अगर आपको कोई एक्सपोजर नहीं है, आपको हो सकता है पूरी जिंदगी अस्थमा अटैक ना आए। तो अस्थमा वैसे रिवर्सेबल नहीं है, बीमारी आपके साथ रहेगी, एक टेंडेंसी है बॉडी की जो रहेगी रिएक्ट करने की। पर अटैक कितना आता है वो आप पे डिपेंड करता है प्रिकॉशन के ऊपर। थैंक यू सो मच। आपने आई थिंक बहुत इजीली, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सबको बताया कि क्या हम ये जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे से आंसर किए। एंड थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमने थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम ले लिया, नहीं नहीं, दैट्स बट ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, आपने ये सेशन ज्वाइन किया। आई थिंक आज बहुत सारी नॉलेज लेके हम इस सेशन से जा रहे हैं। So thank you and have a good evening ahead. Good night, sir. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। Thank you.